Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin our MCQ session for upcoming UPCHO exams. First question. First case of novel coronavirus was identified in which state of China? कोरोना वायरस का पहला केस चाइना के किस स्टेट में मिला था? बीजिंग, शंघाई, हुबोई, टियानजिन। The right answer is option 3. It is हुबोई। अगर और स्पेसिफिकली यदि बात की जाए तो चाइना देश के हुबोई प्रोविंस के वुहान शहर में कोरोना का पहला केस मिला था। चाइना कंट्री, वुहान प्रोविंस स्टेट एंड हुबोई प्रोविंस स्टेट एंड वुहान इज द प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which symptoms most likely to alert the mother of a client with suspected diagnosis of Hirschsprung disease? किसी बच्चे में कौन सी फाइंडिंग मिलने पर आप ये अनुमान लगाएंगे कि इसे हिर्शस्प्रंग डिजीज हो सकता है? ऑप्शन ए, फाउल स्मेलिंग रिबन लाइक स्टूल। ऑप्शन बी, regurgitation of feeding. Option C, projectile vomiting. Option D, diarrhea. The right answer is option A, फाउल स्मेलिंग रिबन लाइक स्टूल। आइए हिर्शस्प्रंग डिजीज के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हिर्शस्प्रंग डिजीज एक कंजेनाइटल डिजीज है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन मुख्य रूप से प्रभावित होती है। इस प्रॉब्लम में बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाता है और स्टूल पास न कर पाने के कारण उसका जो एब्डोमेन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फुल महसूस होता है, फूला हुआ दिखाई देता है। हिर्शस्प्रंग डिजीज के इम्पॉर्टेंट साइन की बात की जाए तो इसमें रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। यहाँ पर रिबन लाइक एंड फाउल स्मेलिंग स्टूल देखने को मिलता है। फाउल स्मेलिंग का मतलब है बदबूदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। All are the signs of appendicitis except। इनमें से कौन सा साइन अपेंडिसाइटिस कंडीशन में देखने को नहीं मिलता, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, रोजिंग साइन। ऑप्शन 2, मैकबर्नेस साइन। ऑप्शन 3, सॉस साइन। ऑप्शन 4, ब्लूमबर्ग साइन। आंसर जानने से पहले बात कर लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस होता क्या है। अगर किसी क्लाइंट के अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन आ जाए तो ये कंडीशन अपेंडिसाइटिस कहलाती है। इस अपेंडिसाइटिस कंडीशन का जो मैनेजमेंट है वो सर्जरी द्वारा इसे रिमूव करना ही है और इस सर्जरी को हम अपेंडेक्टोमी सर्जरी के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए इस सर्जरी को आप नहीं कराते हैं तो क्लाइंट के अंदर ये इन्फ्लेमेशन वाला जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो सकता है और रप्चर के बाद इससे निकले फ्लूइड से इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल सकता है।
पेरिटोनियम लेयर को प्रभावित कर सकता है और सेप्सिस तक कॉज हो सकता है, जो कि एक डेंजरस कंडीशन बन सकती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, इट इज ब्लूमबर्ग साइन। याद रखिएगा, ब्लूमबर्ग साइन जो है ये अपेंडिसाइटिस कंडीशन में देखने को नहीं मिलता है। इस साइन की बात की जाए तो ब्लूमबर्ग साइन को आप रिबाउंड टेंडरनेस या फिर शॉर्टकिन ब्लूमबर्ग साइन के नाम से भी जानते हैं। ब्लूमबर्ग साइन को आप या तो रिबाउंड टेंडरनेस या शॉर्टकिन ब्लूमबर्ग साइन के नाम से भी जानते हैं। इस साइन के अंदर क्या होता है, जब आप पेशेंट के एब्डोमेन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने के समय पेशेंट को पेन फील नहीं होता, लेकिन जब आप प्रेशर रिलीज करते हैं यानी अपने हाथ को जब हटाते हैं उसके पेट से, तब उसे दर्द महसूस होता है। जब पेशेंट के एब्डोमेन पर पेट के ऊपर अपने हाथ को रखकर आप पाल्पेशन करते हैं, दबाते हैं, तो पेशेंट को दर्द फील नहीं होता। पेशेंट को जब आप हाथ वहां से हटाते हैं तो उस समय दर्द फील होता है। ये साइन ब्लूमबर्ग साइन या रीबाउंड टेंडरनेस या शॉर्टकिन ब्लूमबर्ग साइन के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा आप इस बात को भी याद रखिएगा, जिस क्लाइंट के अंदर ये साइन मौजूद होता है उसमें पेरिटोनाइटिस कंडीशन हो सकती है। इट इज अ इंडिकेटिव ऑफ पेरिटोनाइटिस। ये हमें पेरिटोनाइटिस कंडीशन में देखने को मिलता है। ऑप्शन 1 में दिए गए साइन की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोवजिंग साइन अपेंडिसाइटिस कंडीशन के होने को बताता है। रोवजिंग साइन को असेस करने के लिए आप जब पेशेंट के लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करते हैं तो पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन फील होता है। जब पेशेंट के असेसमेंट के दौरान आप एब्डोमेन के लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को दबाते हैं तो पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन फील होना रोवजिंग साइन कहलाता है और ये अपेंडिक्स कंडीशन को बताता है। नेक्स्ट साइन की बात करते हैं, ऑप्शन 2 मैकबर्ने साइन। मैकबर्ने साइन को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं जहां से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट, ये साइन प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में ये साइन लगभग देखने को मिलता ही मिलता है। मैकबर्ने साइन को आप इस डिजीज का कार्डिनल साइन मानते हैं। मैकबर्ने साइन इज द कार्डिनल साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस कंडीशन। मैकबर्ने पॉइंट क्या है, पहले इसे जानते हैं। जब हम किसी क्लाइंट के राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में अम्बिलिकस से, दिस इज द अम्बिलिकल रीजन, जब हम किसी क्लाइंट के अम्बिलिकल रीजन यानी कि इस नाभि वाले हिस्से से सुपीरियर आइलियक स्पाइन बोन की तरफ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस इमेजिनरी लाइन पर सुपीरियर आइलियक स्पाइन से 1/3 डिस्टेंस पर, जो इस डायग्राम में आपको रेड कलर से मार्क की हुई पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को ही हम मैकबर्नेस पॉइंट के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, जब हम किसी पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं तो उसके अम्बिलिकस यानी नाभि वाले हिस्से से जांघ के ऊपर मौजूद हड्डी के ऊपर वाले हिस्से यानी कि एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन वाले पार्ट के बीच एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं और इस इमेजिनरी लाइन पर 1/3 डिस्टेंस पर नियर टू द एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन बोन जो पॉइंट हमें मिलता है, इसी पॉइंट को मैकबर्नेस पॉइंट के नाम से जानते हैं। जब आप इस मैकबर्नेस पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्लाइंट को
सीवियर पेन फील होता है, दिस इज कॉल्ड एज द मैकबर्ने साइन। एक्चुअली इस पॉइंट पर क्लाइंट को सीवियर पेन होने का जो कारण है वो ये है कि जो अपेंडिक्स की जो लोकेशन होती है वो लगभग इसी जगह पर, इसी पॉइंट पर पाई जाती है। अपेंडिक्स का जो बेस है, वो जो बेस जो कि सिकम से अटैच्ड है, वो लगभग इसी पॉइंट पर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करने पर क्लाइंट को सीवियर पेन फेल्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन 3 में बताए गए सोअस साइन की। इस साइन में जब आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाकर पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं या यूं कहें कि हिप जॉइंट को फ्लेक्स करते हैं, तो फ्लेक्शन के कारण अपेंडिक्स वाले एरिया में पेन का फील होना सॉसेज साइन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि रोजिंग साइन, मैकबर्ने साइन और सॉसेज साइन ये तीनों ही अपेंडिसाइटिस कंडीशन में देखे जाते हैं, जबकि ब्लूमबर्ग साइन जो है वो पेरिटोनाइटिस कंडीशन से संबंधित है। Next question. The most powerful stimulus for respiratory center is। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टिम्युलस रेस्पिरेशन सेंटर को स्टिमुलेट करने वाला मोस्ट पावरफुल स्टिम्युलस है। ऑप्शन 1 ऑक्सीजन लैक यानी ऑक्सीजन की कमी होना। ऑप्शन 2 इंक्रीज्ड पीएच ऑफ ब्लड। ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस। ऑप्शन 4 ऑक्सीजन एक्सेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होती है, ये सिग्नल हमारी बॉडी रिसेप्टर्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर इसके अगेंस्ट एक्शन लेता है और रेस्पिरेटरी मसल्स को ये ऑर्डर देता है कि आप रेस्पिरेशन को तेजी से करवाइए, डीपली कराइए। इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ। सो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना बॉडी में रेस्पिरेशन सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाला मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेडिकेशन इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। टेपेजोल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, सिंथायरॉइड या फिर प्रोपाइल थियोयूरेसिल। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड ग्लैंड का कम एक्टिव होना या थायराइड हार्मोन का कम सिक्रीशन होना। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिंथ्रोइड। देखिए, अगर किसी क्लाइंट के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती, तो इसके कारण थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और क्लाइंट में इस हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए लेवोथायरॉक्सिन नामक मेडिसिन दी जाती है। आइए इस क्वेश्चन के ऑप्शन में बताई गई सभी मेडिसिन को वन बाय वन जान लेते हैं, इनके यूज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया लेवोथायरॉक्सिन, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। इसे आप एल-थायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। इस मेडिसिन का निर्माण थायरॉक्सिन के द्वारा किया जाता है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसके द्वारा T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। T3 हार्मोन को आप ट्राई आइडो थायरोनिन के नाम से जानते हैं और T4 को टेट्रा आइडो थायरोनिन के नाम से जानते हैं। ये T4 हार्मोन ही थायरॉक्सिन के नाम से जाना जाता है।
लेवोथायरॉक्सिन के अंदर T4 हार्मोन होता है जिसे आप थायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेपाजोल मेडिसिन की। टेपाजोल मेडिसिन को आप मेथिमाजोल के नाम से भी जानते हैं। ये एक एंटी थायराइड ड्रग है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अगर थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं है तो कौन सी दवा देकर आप इसे एक्टिवेट करवाएंगे, तो आंसर था लेवोथायरॉक्सिन। लेकिन टेपाजोल या मेथिमाजोल वह मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थायराइड ग्लैंड को सप्रेस करने के लिए, या यूं कहें इसकी एक्सेसिव हार्मोन प्रोडक्शन एबिलिटीज को कुछ कम करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट ड्रग की बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इसे आप शॉर्ट में SSKI के नाम से भी जानते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, it is used pharmaceutically for emergency use in patient experiencing acute symptoms of severe hyperthyroidism, also known as thyroid storm or thyrotoxicosis। ये जो SSKI मेडिसिन है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम एमरजेंसी कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म की स्टेट को मेंटेन करने के लिए करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म को आप थायराइड स्ट्रोम या थायरोटॉक्सिक क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। लास्ट ऑप्शन में बताई गई ड्रग है प्रोपाइल थियोयूरेसिल, इसे आप शॉर्ट में PTU के नाम से जानते हैं, और ये मेडिसिन भी हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। तो टेपाजोल, SSKI, प्रोपाइल थियोयूरेसिल, ये सभी तो हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन के ट्रीटमेंट में काम आने वाली ड्रग्स हैं, जबकि लेवोथायरॉक्सिन जो मेडिसिन है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की स्टेट में इस्तेमाल की जाती है। लेवोथायरॉक्सिन मेडिसिन क्लाइंट को पूरे जीवन लेने की आवश्यकता रहती है अगर उसमें थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया है तो। इसके अलावा इस मेडिसिन को जनरली हम मॉर्निंग में ही प्रिस्क्राइब लेने के लिए सलाह देते हैं। Next question. In a patient who has a history of hypothyroidism, which of the following characteristic of skin of patient is relevant finding on examination? आप किसी हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में स्किन के अंदर कौन सी फाइंडिंग एक्सपेक्ट करते हैं? अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज हो जाए तो उसकी स्किन देखने में कैसी मिलेगी? स्मूथ, ड्राई, फ्लश्ड, मॉइस्ट। यहाँ पर एक चीज को आप बेसिक नोट कर लीजिएगा, हमारी बॉडी में जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं वो BMR को इंक्रीज करते हैं। BMR का सिंपल मतलब हो गया मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर हमारे शरीर के अंदर किसी भी एक्टिविटी को ज़्यादा करवाना हो तो थायराइड हार्मोन ज़्यादा दीजिए। अगर थायराइड हार्मोन कम हो गया तो हर एक्टिविटी, हर फंक्शन बॉडी का कम हो जाएगा, बॉडी की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी। अब इस बिहाफ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। यहां पर ड्राई स्किन देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सिम्टम्स की बात की जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर जो पर्सन है वो इनटॉलरेंस टू कोल्ड हो जाएगा, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पर्सन जो है वो बिल्कुल भी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसे ही थोड़ी बहुत भी ठंड अगर पड़ेगी तो उसे इतनी ज़्यादा ठंड लगेगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सेकंड, इस पर्सन के अंदर मेटाबॉलिज्म धीमे होने के कारण जो फूड है वो पूरी तरह से जल्दी पच नहीं पाएगा
और देर से पचने के कारण उसके अंदर वेट गेन देखने को मिलेगा। पर्सन का जो वेट है वो बढ़ जाएगा। स्किन के बारे में हमने बता ही दिया कि इस क्लाइंट की जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है। इसके अलावा क्लाइंट में हेयर लॉस देखने को मिल सकता है, क्लाइंट के बाल झड़ सकते हैं। क्लाइंट की मेटाबॉलिज्म स्लो है तो क्लाइंट की जो हार्ट रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी ब्रेडिकार्डिया जैसी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। खाना तेजी से ना पच पाने के कारण व्यक्ति के अंदर कब्ज रहने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर पेशेंट में माइक्सिडीमा कंडीशन देखने को मिलती है। माइक्सिडीमा क्या है? माइक्सिडीमा का मतलब होता है कि पेशेंट के चेहरे पर हल्की सूजन देखने को मिलेगी, पेशेंट का पूरा चेहरा फूला फूला दिखाई देगा और इसका कारण है कि चेहरे की स्किन के नीचे म्यूकोपॉलीसैकेराइड का डिपोजिशन होने लगता है, जिससे चेहरे की वैक्सी अपीयरेंस होती है, जनरलाइज्ड पफिनेस फील होता है। ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसके अलावा यदि और सिम्टम्स की बात करें तो एनोरेक्सिया हो सकता है, यानी कि क्लाइंट को भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा क्लाइंट हमेशा थका थका फील करेगा, फैटीग फील होगा उसे। इसके अलावा उसकी जो मेमोरी है वो कम हो जाएगी, उसकी याददाश्त कमजोर होने लगेगी, उसे किसी भी चीज में अच्छा फील नहीं होगा, यानी कि लॉस ऑफ लिबिडो कह सकते हैं। यानी लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब है इस डिजीज के होने से पहले जिन कामों को करने में पेशेंट को एंजॉयमेंट फील होता था, अच्छा लगता था, वो सभी काम इस बीमारी के होने के बाद करने में उसे कोई भी एंजॉयमेंट फील नहीं होता। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है और इसे ही आप लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। वुमेन के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इरेगुलर हो जाता है, मेंसेस इरेगुलर हो सकता है। ये सभी फाइंडिंग्स जो है आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लाइंट में देखने को मिल सकती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी, तो इन सभी फाइंडिंग्स को आप ऑपोजिट कर देंगे। जैसे कि कोल्ड इंटॉलरेंस की जगह हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वेट गेन की जगह वेट लॉस हो जाएगा। हेयर हार्ट रेट डिक्रीज की जगह बढ़ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की जगह डायरिया हो जाएगा, एनोरेक्सिया की जगह मोर हंगर हो जाएगा, फैटीग की जगह एक्टिवनेस होगा। ये सभी फाइंडिंग्स हाइपरथायरॉयडिज्म में उल्टी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ वेट ऑफ अ बेबी बिकम्स 4 times एट द एज ऑफ। जन्म के समय बच्चे का जो वजन था वो किस उम्र पर 4 गुना हो जाता है? 21 महीने की उम्र पर, 30 महीने की उम्र पर, 15 महीने की उम्र पर या 24 महीने की उम्र पर? यस, एग्जैक्टली, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर आप 24 मंथ्स कह दीजिए या फिर इसे 2 ईयर्स भी कह सकते हैं। जन्म का वजन अलग अलग एज पर अलग अलग टाइम्स बढ़ जाता है। इससे अक्सर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें आइए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का बर्थ के समय वजन था x। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस बच्चे का जन्म के समय जो वजन था वो दोगुना किस एज पर होगा, तो आप बताएंगे लगभग 5 से 6 मंथ्स की एज पर। बच्चे का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना 5 से 6 महीने की उम्र पर हो जाता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 साल की उम्र पर बच्चे का वजन जन्म के वजन का कितना गुना होगा, तो आप बताएंगे लगभग 3 गुना। और पूछ लिया जाए जैसा कि इस क्वेश्चन में कि 4 गुना कब होगा, तो आप बताएंगे 2 साल की उम्र पर। और फिर यदि पूछ लिया जाए कि 5 साल की उम्र पर कितने गुना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6 times 6x। और यदि पूछ लिया जाए कि 10 गुना किस एज पर होगा, तो आप बताएंगे 10 साल की एज पर। ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ से अक्सर पूछे जा सकते हैं। जन्म के समय x, 5 से 6 महीने पर दुगना,
1 साल पर 3 गुना, 2 साल पर 4 गुना, 5 साल पर 6 गुना और 10 साल पर 10 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल? इनमें से किसे आप गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं? एलडीएल को, वीएलडीएल को, एचडीएल को या काइलोमाइक्रॉन्स को? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। देखिएगा, एचडीएल का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसे ही हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। जब कोई पर्सन हेल्दी डाइट फॉलो करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, एक्सरसाइज आदि करता है, तो उसके अंदर इस एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ लेवल, इसके बढ़े हुए लेवल का मतलब है कि क्लाइंट की जो हार्ट की हेल्थ है वो बेहतर है, हार्ट हेल्थ इज गुड। अब यदि इससे ऑपोजिट बात की जाए तो एलडीएल, इसे आप लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, और इसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अगर शरीर में इसका लेवल बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। इट इज बैड फॉर हार्ट हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज ऑफ सीवीपी इज, सेंट्रल वीनस प्रेशर नॉर्मली कितना होता है ये आपको बताना है। 10 to 20 सेंटीमीटर, 5 to 10 सेंटीमीटर H2O, 5 to 15 सेंटीमीटर H2O, 10 to 15 सेंटीमीटर H2O। The right answer is option B, 5 to 10 सेंटीमीटर H2O is the correct option। देखिएगा, अगर आपसे सेंट्रल वीनस प्रेशर की वैल्यू सेंटीमीटर H2O में पूछी जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो आप इसका आंसर ऑप्शन बी को मानेंगे। अगर सेंटीमीटर H2O में सीवीपी के बारे में पूछा जाता है तो आंसर आएगा 5 to 10 सेंटीमीटर H2O, और यदि यही वैल्यू आपसे mm ऑफ Hg में पूछ ली जाए तो कितना होगा? याद रखिएगा, यहां पर सही जवाब माना जाएगा 2 से 6 mm ऑफ Hg। सेंट्रल वीनस प्रेशर यदि mmHg में पूछा जाए तो 2 से 6, और अगर सेंटीमीटर H2O में पूछा जाए तो 5 से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑम्फलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ इन द न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। किसी न्यूबॉर्न बेबी में ऑम्फलाइटिस टर्म किस बॉडी पार्ट के इन्फेक्शन को बताती है? आईज, अम्बिलिकल कॉर्ड, फेरिंग्स, ईयर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन के अंदर यदि थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाए तो ये एग्जैक्ट माना जाएगा। यहाँ पर जो ऑम्फलस स्ट्रक्चर है वो हमारे एम्बिलिकल रीजन को बताता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे यदि अम्बिलिकस
और उसके सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो ये कंडीशन जो है ऑम्फिलाइटिस कहलाती है। अम्बिलिकस एरिया का मतलब है बच्चे के नाभि के पास वाला एरिया जहां से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए ये बेबी है न्यूबॉर्न, इसकी नाभि वाले हिस्से से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है जो कि आगे जाकर प्लेसेंटा से जुड़ती है। इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे तक न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन आदि पहुंचते हैं और बच्चे की बॉडी में बने मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट वापस इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा तक पहुंचते हैं, जहां पर ब्लड सप्लाई के द्वारा ये फिल्टर आउट होकर आगे वापस बच्चे तक इस्तेमाल होते हैं। तो ऑम्फलाइटिस इज अ इंफेक्शन ऑफ अम्बिलिकस एरिया। यहां पर जो टर्म हमने यूज की है अम्बिलिकल कॉर्ड, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के और भी कई नाम हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड को आप नेवल स्ट्रिंग के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड ना लिखकर उसकी जगह पर नेवल स्ट्रिंग लिख दे, या फिर इसकी जगह पर बर्थ कॉर्ड भी लिख सकता है, या फिर इसे आप फ्यूनिक्यूलस भी कहते हैं, या फिर आप इसे फ्यूनिक्यूलस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पोलियो डिजीज को आप पोलियोमाइलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये एक वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है जिसमें बॉडी के अंदर पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर द्वारा होता है। पोलियोमाइलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन के बीच माना जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जब पर्सन की बॉडी में डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंट्री ले और उसके द्वारा पहले साइन एंड सिम्टम्स शो किए जाएं। डिजीज एंट्री से लेकर डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स आने तक का ये जो बीच का पीरियड है, इसे ही आप इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट जेली स्टूल इज क्लिनिकल फीचर ऑफ। करंट जेली स्टूल किसका क्लिनिकल फीचर माना जाता है? इंटुसप्शन, इसोफेजियल अट्रेसिया, हिरस्प्रंग डिजीज, डाइवर्टिक्यूलाइटिस। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन 1 करेक्ट माना जाएगा। जब भी किसी पर्सन के अंदर इंटेस्टाइन एक के ऊपर एक चढ़ जाए, या फिर इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने टेलीस्कोप देखा होगा, अच्छे कैमरे देखे होंगे, जब उसके अंदर हमें काफी दूर की चीज देखनी होती है तो हम उसे कुछ इस प्रकार से खोल देते हैं, आगे की तरफ बड़ा कर देते हैं, और जैसे ही इसका काम समाप्त होता है तो हम इसे एक के ऊपर एक इस प्रकार से क्लोज कर देते हैं, तो ये एक छोटी सी स्ट्रक्चर में बंद हो जाता है। तो इंटेस्टाइन का एक के ऊपर एक चढ़ जाना या इंटेस्टाइन के किसी पार्ट में टेलीस्कोपिंग हो जाना ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, और यही इंटरसप्शन कंडीशन कहलाता है। अगर किसी इंटेस्टाइन के पार्ट में एक के ऊपर एक इंटेस्टाइन का भाग चढ़ जाए और इसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाए जिससे क्लाइंट स्टूल पास ना कर पाए, तो ये कंडीशन इंटुसप्शन कंडीशन कहलाती है,
और इससे आइडेंटिफाई करने के लिए करंट जेली स्टूल फाइंडिंग को देखा जाता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, अगर इसका प्रॉपर इलाज ना लिया जाए तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है। सेकंड नंबर ऑप्शन के अंदर जो कंडीशन दी गई है ईसोफेजियल एट्रेसिया। एट्रेसिया शब्द का मतलब होता है क्लोज्ड। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी पर्सन के अंदर माउथ से ईसोफेगस शुरू होकर स्टमक तक जाती है और फिर यह आगे ड्यूडेनम तक में जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर किसी क्लाइंट को ईसोफेजियल एट्रेसिया की स्थिति हो तो ये ईसोफेगस माउथ से कुछ दूर नीचे तक जाकर ब्लॉक्ड रहती है, बंद रहती है, और स्टमक से ईसोफेगस यहाँ तक आती है और ये भी हिस्सा बंद रहता है। ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते। यही कंडीशन ईसोफेजियल एट्रेसिया कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। हिर्शस्प्रंग डिजीज के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन मुख्य रूप से प्रभावित होती है। इस कंडीशन में भी बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाता क्योंकि इंटेस्टाइन के किसी विशेष हिस्से में पेरिस्टालसिस मूवमेंट कॉज करवाने वाली नर्व सेल्स मिसिंग होती हैं, जिसके कारण स्टूल का फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाता। लास्ट कंडीशन आती है डाइवर्टिक्यूलोसिस। डाइवर्टिक्यूलोसिस एक वह कंडीशन है जिसमें इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं और जब व्यक्ति कोई ऐसा फूड सब्सटेंस खाता है जिसके अंदर सीड्स हो, बीज हो, तो ये सीड्स इन जगहों पर जाकर अटैच हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं और फिर इनमें सड़न पैदा हो जाती है जिससे कि आगे जाकर इन्फेक्शन फैल जाता है। तो जिन लोगों के अंदर डाइवर्टिक्यूलोसिस कंडीशन होती है उन्हें हम सीड वाला कोई भी फूड आइटम खाने के लिए नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। भारत में ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, ये आपको बताना है। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर, कंजक्टिवाइटिस। प्रीवियस एग्जाम में इस चीज को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। The right answer is option 1, it is cataract। भारत में ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण कैटरेक्ट को माना जाता है। इसे हिंदी में आप मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। कैटरेक्ट इज अ ओपेसिटी ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि लाइट रेज इसे पार नहीं कर पाती और क्लाइंट देख नहीं पाता। ओल्ड एज के अंदर कैटरेक्ट बहुत ज्यादा देखा जाता है। ग्लूकोमा डिजीज वह कंडीशन है जिसके कारण ब्लाइंडनेस होती है, लेकिन ये लीडिंग कॉज नहीं है। ग्लूकोमा डिजीज के अंदर आइस के अंदर एक्वस ह्यूमर की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण ऑप्टिक नर्व पर लगातार दबाव पड़ता है और लगातार दबाव के कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और पर्सन ब्लाइंड हो जाता है। रिफ्रैक्टिव एरर्स का मतलब है कि मायोपिया, हाइपर मायोपिया, जिसके करेक्शन के लिए आप स्पेक्स यूज करते हैं, चश्मा लगाते हैं। कंजक्टिवाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्विंटुप्लेट्स हाउ मैनी बेबीज आर प्रेजेंट। क्विंटुप्लेट्स का मतलब कितने बेबीज का एक साथ वुम्ब में होना होता है। 6, 7, 5, 4। यस, बिल्कुल आप सही हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान 5 बेबी
मदर के यूट्रस में वुम्ब में हैं तो ये क्विंट्यूप्लेट्स कहलाते हैं। आइए इसी से जुड़े कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि ट्विंस का मतलब तो आप सभी जानते हैं, टू बेबीज। अगर 3 हो तो इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट्स। अगर 4 बेबी हो तो इट इज कॉल्ड क्वाड्रुप्लेट्स। 5 बेबी के लिए हमने डिस्कस कर ही लिया है। अगर 6 बेबीज हो तो इट्स कॉल्ड सेक्सट्यूप्लेट्स। अगर 7 बेबी हो तो सेप्चुलेट्स। इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। 2 बेबी हो तो ट्विन, 3 बेबी हो तो ट्रिपलेट्स, 4 बेबी हो तो क्वाड्रुप्लेट्स, 6 बेबीज हो तो सेक्साप्यूलेट्स, 5 बेबीज हो तो क्विंट्यूप्लेट्स और 7 हो तो सेप्चुप्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, big boggy uterus with bleeding and rapid pulse rate in the third stage of labor are sign of। लेबर की थर्ड स्टेज में जब बच्चा डिलीवर हो चुका है उसके बाद यूट्रस नॉर्मल से साइज में बड़ा दिखाई दे, बॉगी हो यानी सॉफ्ट हो, ब्लीडिंग हो रही हो और वुमेन की जो पल्स रेट है वो रैपिड हो, तो ये सभी चीजें किस कंडीशन के होने को बताती हैं? रप्चर ऑफ यूट्रस, एडहेरेंट प्लेसेंटा, पोस्टपार्टम हेमरेज, रिटेन्ड प्लेसेंटा। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ये सभी फाइंडिंग्स यूट्रस के रप्चर होने को बताती हैं। अगर बच्चे की डिलीवरी होने के बाद यूट्रस यदि फट गया है तो इस सिचुएशन में मदर की पल्स रेट रैपिड होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, यूट्रस नॉर्मल से बड़ा दिखाई देगा और फील करने पर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बॉगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ventricular shunt is used in the treatment of disease। ventricular shunt जो है वो किस डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोसिफेलस, कार्डियोमिगैली, प्लूरल इफ्यूजन या फिर एसाइटिस। The right answer is option A, हाइड्रोसिफेलिस। हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन को आप यदि सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ब्रेन के अंदर पानी का भर जाना, वाटर ऑन द ब्रेन। नॉर्मल कंडीशन में हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स के द्वारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ बनाया जाता है और ये अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के बाद ब्रेन से बाहर निकल जाता है, ब्रेन से बाहर ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से ये सीएसएफ ब्रेन से बाहर नहीं जा पाए तो इस सीएसएफ का लेवल लगातार ब्रेन में बढ़ता चला जाएगा और इस सीएसएफ के बढ़ रहे इस लेवल के कारण ब्रेन के अंदर लगातार दबाव पड़ेगा और इस दबाव के कारण ब्रेन टिश्यूज डैमेज होने लगेंगे। हाइड्रोसिफेलिस बेसिकली इन्फेंट्स और ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर मोस्टली होने वाली कंडीशन मानी जाती है। यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर शंट है
इस शंट को लगाकर, जैसे कि मान लीजिए ये क्लाइंट का ब्रेन है और हमने क्या किया, एक पतली ट्यूब को इस ब्रेन से कनेक्ट करके निकाल दिया बाहर। अब इस ट्यूब के अंदर जो एक्स्ट्रा सीएसएफ ब्रेन से बाहर नहीं निकल पा रहा था, वो इस ट्यूब के थ्रू ड्रेन होता हुआ बाहर आ जाएगा ब्रेन से। यही वीपी शंट है। शंट का बेसिकली मतलब होता है कि दो स्ट्रक्चर्स को जोड़ने वाली ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, immediate and spontaneous care is needed by a community health nurse in। किसी कम्युनिटी हेल्थ नर्स की तुरंत आवश्यकता होती है किस कंडीशन के अंदर? एपिडेमिक डिजीज में, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स में, एक्सीडेंट्स में, कम्युनल रिवॉल्वरी के अंदर। The right answer is option B, environmental disaster। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल डिजास्टर होता क्या है। अगर ह्यूमन की बनाई किसी चीज के द्वारा एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो इसे हम एनवायरमेंटल डिजास्टर के नाम से जानते हैं। जैसे आप सभी ने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सुना होगा, किसी प्लांट के अंदर अचानक गैस का रिसाव हुआ और उससे कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी। ये एनवायरमेंटल डिजास्टर का एग्जाम्पल है और इस प्रकार के एनवायरमेंटल डिजास्टर की सिचुएशन में कम्युनिटी हेल्थ नर्स की इमीडिएट और स्पॉन्टेनियस केयर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पीक postprandial capillary glucose level is। नॉर्मल पीक postprandial capillary glucose level कितना होता है, ये आपको बताना है। Put your answers into the comment section। अगर पोस्ट प्रैंडियल कैपिलरी ग्लूकोज लेवल को सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति को आप खाना खिला दें और खाना खिलाने के बाद 2 घंटे के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करें तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो आएगा पोस्ट प्रैंडियल कैपिलरी ग्लूकोज लेवल कहलाएगा। अब आपको इसकी नॉर्मल लेवल आपको सेलेक्ट करना है। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगर हम किसी नॉर्मल पर्सन की बात करें तो खाना खिलाने के बाद अगले 2 घंटे में जो शुगर का लेवल है वो मैक्सिमम 140 तक हो सकता है, अप टू 140 mg/dl तक हो सकता है। दिस इज फॉर द नॉर्मल। लेकिन अगर किसी क्लाइंट को डायबिटीज मेलाइटस है तो इसके अंदर ये लेवल 180 mg/dl तक जा सकता है और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आइए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, यूपीसीएचओ एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर इस टेबल के अंदर हम हेल्थ पर्सोनल और कितनी पॉपुलेशन या कितने एरिया को इनके द्वारा कवर किया जाता है इस चीज को डिस्कस करेंगे। एक नर्स के द्वारा 3,500 की आबादी को कवर किया जाता है, या यूं कह सकते हैं आप कि जिस जगह पर 3,500 की आबादी है, पॉपुलेशन है, वहां पर एक नर्स को अपॉइंट किया जाता है। 5,000 की आबादी पर एक डॉक्टर को अपॉइंट किया जाता है।
1 लाख की आबादी होने पर एक फार्मासिस्ट को अपॉइंट किया जाता है। 10,000 की आबादी पर एक लैब टेक्नीशियन को अपॉइंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट, आशा। आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा विलेज लेवल पर अपॉइंट की जाती है, पोस्टिंग दी जाती है और जिस गांव में 1,000 की आबादी है वहां पर एक आशा को अपॉइंट किया जाता है। सिटीज की बात की जाए तो 1,000 से 2,500 की आबादी पर एक आशा को पोस्टिंग दी जाती है। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी वर्कर। आपने ICDS का नाम सुना होगा। इस ICDS स्कीम के तहत ही आंगनवाड़ी सेंटर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS का फुल फॉर्म है। एक आंगनवाड़ी वर्कर को मैदानी भागों में यानी प्लेन एरियाज के अंदर 400 से 800 की आबादी होने पर अपॉइंट किया जाता है। वहीं अगर हिली, ट्राइबल, डेजर्ट जैसे मुश्किल इलाकों में 300 से 800 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी वर्कर को अपॉइंट किया जाता है। आंगनवाड़ी सेंटर्स पर छोटे बच्चों को इनफॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है विलेज हेल्थ गाइड। विलेज हेल्थ गाइड, इसे विलेज लेवल पर पोस्टिंग दी जाती है जहां पर 1,000 की आबादी हो। नेक्स्ट, ट्रेन्ड दाई। जिस गांव में 1,000 की आबादी है वहां पर एक ट्रेन्ड दाई को अपॉइंट किया जाता है। अब आगे आने वाले 3 पॉइंट अपकमिंग CHO एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से लगभग हर जगह क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। जिस जगह पर 1,20,000 लोग रहते हों उस जगह पर आप एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC खोल सकते हैं। किसी प्लेन मैदानी भूभाग पर 1,20,000 की आबादी पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोला जा सकता है। वहीं अगर मुश्किल क्षेत्रों की बात की जाए यानी हिली, ट्राइबल, डेजर्ट एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर 80,000 लोग अगर मौजूद हैं तो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोला जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। प्लेन एरियाज में 30,000 की आबादी होने पर एक PSC खोला जा सकता है, जबकि हिली, ट्राइबल और डेजर्ट एरिया में 20,000 की आबादी होने पर एक PSC खोला जा सकता है। सब सेंटर्स की बात की जाए तो प्लेन एरिया में 5,000 की आबादी पर एक सब सेंटर खोला जा सकता है, जबकि हिली, ट्राइबल और डेजर्ट जैसे मुश्किल एरियाज में 3,000 की आबादी पर ही अपन एक सब सेंटर खोल सकते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs को सिंपल वे में डिस्कस करने की कोशिश की है। होपफुली हमारा ये प्रयास आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अगेन, बेस्ट ऑफ लक।